एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स केवीएस एनबीएस में जो भारत एवं विश्व के भूगोल के जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं या जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग केबीएस और एनबीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और समय आपके पास बहुत कम है, तो प्रैक्टिस सेट को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जो लगभग 20 प्रश्नों को देखा था, आज हम लोग जो है 21वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है? 23 से 1/2 उत्तरी और 23 से 1/2 दक्षिणी, 23 से 1/2 उत्तरी और 66 से 1/2 उत्तरी, 23 से 1/2 दक्षिणी और 66 से 1/2 दक्षिणी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 23 से 1/2 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग बोलते हैं, तो बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं डिस्कस इसका। इसमें जो लिखा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इन आयन वृत्तों के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है तथा इस भाग का मौसम समय क्या रहता है? तो गर्म रहता है। ठीक है, क्या रहता है? तो गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं। इसमें दूसरा इसका जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? 80 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व, 27.5 डिग्री पूर्व, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 डिग्री पूर्व इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो इसके बारे में देख भी सकते हैं। इसमें जो लिखा है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे उड़ीसा और पाँचवें नंबर पे जो है आंध्र प्रदेश से होकर जो है गुजरती है, जो भारत मानक समय रेखा है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, जो 23वां प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल कितनी संख्या हो रहेगी? 89 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 91 हो जाएगी, 80 180 हो जाएगा ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 89 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है कि भूपृष्ठ पर किसी स्थान पर अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण या उत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है। इकाई अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर अक्षांश रेखा कहलाती है। यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध को 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की जो कुल संख्या है कितना आ जाएगी? तो 179 हो जाएगी ना। कितना हो जाएगी? 179, 89 ऊपर और 89 नीचे और एक बीच में भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि देशांतर वह कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेगा तो आदि अक्षांश के पूर्व अथवा पश्चिम, बी की बात करेगा तो भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण, सी की बात करेगा तो आदि रेखांश के केवल पूर्व, आदि रेखांश के केवल पश्चिम, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आदि अक्षांश के पूर्व तथा पश्चिम इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में जो लिखा है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा यह एक है भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी बिंदु की पूर्व पश्चिम की स्थिति को व्यक्त करता है। यह कोणीय माप डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है और इसे लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है ना। किसी द्वारा निरूपित करता है? तो लैम्ब्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? मलक्का की खाड़ी है, हार्मुज की खाड़ी है, बेरिंग की खाड़ी है और टायरेस की खाड़ी है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो विकल्प हमारा हो जाएगा सी, जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी बेरिंग की खाड़ी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से यानी 180 डिग्री या मध्य पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। घड़ियों का समय ठीक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब से पश्चिम की ओर हो जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्या होता है, तो एक दिन बढ़ता है। तो पर ईस्ट की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा और वेस्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय अंतर होता है लगभग 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 मिनट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो लंबवत भागों पूर्वी और पश्चिम में बांटती है। इस रेखा के पूर्व दिशा में स्थित 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाओं को पश्चिम देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है और अर्थात 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगेगा। अर्थात पृथ्वी को एक दिशा दिशा में घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है ना, 1 डिग्री घूमने में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 27वां प्रश्न, इसमें जो लिखा है कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमने बताया था कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 PM, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है, तो 4 मिनट का होता है। जब आप इसमें किससे गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 मिनट आएगा। इसका मतलब क्या होता है, 4 घंटा होता है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 का अंतर होता है। अतः 60 × 4 करेंगे तो 240 मिनट, 4 घंटे के बराबर आ रहा है। अतः 80 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय जो समय आएगा 4 घंटे आगे, अर्थात 10 में 4 में कितना आएगा, 2 PM बचेगा। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, तीसरा जो टॉपिक हमारा है, किसके बारे में जानेंगे, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, जो लिखा है कि कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? केवल 22.7%, केवल 1% से कम, केवल 70%, केवल 30%, है ना। तो भूमध्य की बात करेंगे तो प्रतिशत भूजल की बात करें तो कितना है, तो 1% से भी कम है जो जल है, जो पीने योग्य पानी है। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि पृथ्वी पर कुल जल का केवल 3% ही मीठा पानी है। इस 3% पानी, मीठे पानी में अधिकांश बर्फ और ग्लेशियरों से जमा है और तथा अथवा भूमिगत है। मानव उपयोग के लिए एक उपलब्ध मीठे जल की मात्रा 1% से भी कम है, जिसे भूजल भी क्या है, तो शामिल है। इसमें क्या शामिल है, तो भूजल भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, पवन का वेग कम होने से क्या होता है, तो वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रह जाता है, वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर कम हो जाता है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी वायु का दाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है पवन का वेग कम होने से। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसमें कि उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, जबकि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। पवन सदैव उच्च दाब वायु वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है, तो गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग 30वां प्रश्न इसमें देख सकते हैं कि नीचे दो कथन दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। कथन 1 दिया है गतिशील पवन को वायु कहते हैं। कथन 2 दिया है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो कथन 2 हमारा गलत है ना, और इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे तो हमारा कथन 1 और दोनों सही है, कथन 1 और दोनों गलत है, कथन 1 सही परंतु 2 गलत है, कथन 1 गलत है परंतु दो सही है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और दोनों गलत है ना। आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब क्या होता है, घट जाता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, अस्थायी पवन है, मौसमी पवन में और स्थानीय पवन में। अर्थात दोनों कथन हमारा क्या है, तो गलत है। ठीक है, दोनों कथन हमारा क्या है, तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट,
वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभिष्ट है? संताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संताप मंडल इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है तो वायुयान उड़ता है ना। क्या उड़ता है? तो वायुयान संताप मंडल में उड़ता है। वायुमंडल की संताप मंडल परत वायुयान उड़ाने के लिए सर्वाधिक अभिष्ट है, क्योंकि यह परत बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित संताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें 32वां प्रश्न जो लिखा है कि सबसे बड़ा बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, सिंधु नदी पर, गंगा नदी पर, गोदावरी नदी पर, हाँ। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है? तो माजुली द्वीप है। क्या नाम है उसका? तो माजुली द्वीप जो है इस पर स्थित है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह देवरी और मेजिंग जैसी जनजातियों का घर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या किया है? तो घोषित किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि इंग्लिश चैनल को अलग करता है, किसको अलग करता है? तो उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी स्विट्जरलैंड को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी जर्मनी को, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इटली को, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को क्या करता है? अलग करता है। इसका नाम क्या होता है? इंग्लिश चैनल, है ना। इंग्लिश चैनल क्या करता है? उत्तरी फ्रांस को दक्षिणी चैनल से क्या करता है? दक्षिणी इंग्लैंड से अलग करता है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस की ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी क्या क्या सम्मानित किया गया है? मिहिर सेन को, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। गोदावरी डेल्टा है, फ्लाई डेल्टा है, गंगा डेल्टा है, सिंधु डेल्टा है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गंगा डेल्टा इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है कि इसमें लिखा है कि डेल्टा जो है नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी को निक्षेपण की विशेषता है। यह वेटलैंड्स है जिसमें नदियां अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे महासागर हो गया, झील या दूसरी नदी से प्रभावित करता है। गंगा की बात करेंगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन की बात करेंगे तो गंगा डेल्टा में स्थित है। यह विश्व का धरोहर स्थल, इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी जिसमें क्या है तो शामिल है ना, सुंदरबन में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है, आमेंडी द्वीप है, मेनिकाय द्वीप है, बैरन द्वीप है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो बैरन द्वीप जो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक नारकोंडम है, एक बैरन है। तो बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो है विषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक, शांत ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद भी 2005 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी फट गया था और तब से यह नियमित गतिविधि दिखा रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? न्यू कैलिडोनिया रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ और रेड सी कोरल रीफ, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ग्रेट बैरियर रीफ इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है रीफ समुद्र प्रवाल व्यक्ति है, ठीक है। देख सकते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक और सबसे समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट से 1400 मील तक फैला हुआ है ना। न्यू कैलेडोनिया रिफ फ्रांस में है, फ्लोरिडा रिफ अमेरिकी महाद्वीप में है और रेड सी कोरल द्वीप कहाँ है? तो ये जो है हिंद महासागर में है। कहाँ पर है? तो हिंद महासागर में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं 37वां, कि निम्नलिखित में से कौन से सारामाथी पर्वत की मूल पर्वतमाला है? हिंदुकुश पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्वांचल पर्वतमाला इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं सारामाथी भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है।
यह भारत की सबसे म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है ना? और आगे यहीं पर थानामेर गाँव स्थित है, जो नागालैंड में सेब के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है ना? तो नागालैंड में सेब के लिए कौन-सा गाँव प्रसिद्ध है? उसका नाम जो है थानामेर है, ठीक है? सारामाती जो है नागालैंड राज्य में ही पाया जाता है, ऊँचा पर्वत है। बात करेंगे हिंदुकुश पर्वत बात करेंगे तो ये अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान में भी है। काराकोरम की बात करेंगे तो भारत में भी है, चीन में भी है और पाकिस्तान में भी है। हिमालय की बात करेंगे तो ये भारत में भी है, भूटान में भी है, चीन में भी है, नेपाल में भी है और पाकिस्तान में भी है ना? इतने देशों में जो है हिमालय जो है फैला हुआ है, ठीक है? आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? डांड्रक्ट डिप, जावा ट्रेंच, मकराना ट्रेंच और डायनामेंटिया ट्रेंच, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सुंडागर्त इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है सुंडागर्त है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह जावा के पास हिंद महासागर में क्या है, तो स्थित है। मकराना बलूचिस्तान का तटीय क्षेत्र है। यह बलूचिस्तान में पाकिस्तान और ईरान के में ओमान की खाड़ी के तट के साथ एक अर्ध रेगिस्तानी तटीय पट्टी है। वहीं डायनमेंट्रिया ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया में जो है कहाँ है, तो स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं 49 की बात करेंगे। जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप, धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, जलीनुमा अपवाह प्रतिरूप, है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग कि जहाँ पर कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहाँ जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। अपवाह या धरातलीय अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जलाधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में क्या होती है, तो प्रवाहित होती है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। जहाँ गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे वाला मौसम बनता है। केवल एक सही है, एक और दोनों सही है, ना ही एक सही है, ना ही दो सही है और केवल दो सही है ना? इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक भी सही, यानी जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं ये शीत जल धाराएं ये भी सही है। जहाँ गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, तो कोहरे वाला मौसम होता है ना? तो दोनों हमारा कथन क्या है, तो दोनों कथन हमारा क्या है, तो सही है, ठीक है? देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है कि लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, जो बिफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती हैं, ठीक है? और जहाँ गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। अतः कथन एक और कथन दो हमारा क्या है, तो सही है फ्रेंड्स, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप भारत के किन किन स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह श्रृंखला चलती रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही प्रश्नों को देखते ही रहेंगे, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।